हाँ तो हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से अपने नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट से है। तो हमने जो पहला पार्ट क्लास 11th का बनाया है इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें और साथ में इस नोट्स को आप बनाते भी चलें। तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं द्रव्य की प्रकृति एवं इसका वर्गीकरण, यानी कि हम देखेंगे कि नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी द्रव्य की प्रकृति और उसका वर्गीकरण को हम इस पर देखेंगे। तो यानी कि हम इसमें दिया है कि द्रव्य यानी पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान एवं भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि को, इन सभी को हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान यानी भार होता है। ठीक है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अब ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ हमारे शरीर में 5 प्रकार की होती हैं, जो आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारे 5 प्रकार की शरीर में ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ उसे कहते हैं जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान अर्थात किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम जिससे अनुभव करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह उसे हम ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पर देख रहे थे द्रव्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न 2 प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा द्रव्य है वह 2 प्रकार से विभाजित है, यानी कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमारे द्रव्य की 3 अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण आते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व एवं यौगिक आते हैं और मिश्रण के अंतर्गत मिश्रण हमारा 2 प्रकार का होता है, जो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि समांगी मिश्रण जो होता है, जैसे चीनी का जल में विलयन, ये हमारा समांगी मिश्रण होगा। और विषमांगी मिश्रण, नमक चीनी को अगर एक साथ मिला देते हैं तो वह पूरी तरह नहीं घुलता है और इसलिए उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं। तो तत्व के अंतर्गत देखते हैं धातु, अधातु, उपधातुएँ आती हैं। धातु के अंतर्गत जैसे धातुएँ हो गई, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब हमारे धातुएँ होती हैं। और जर्मेनियम, ये सिलिकॉन, ये सब हमारे उपधातुएँ होती हैं। जो धातु होते हैं इनको हम जो धातु होते हैं वे मतलब कि ज़्यादा तेज मतलब पिघलते भी हैं। ठीक है, उपधातुएँ जो होती हैं मेटॉलिक जिसे कहते हैं, ये धातु और मिट्टी से मिलकर बनी होती है। अधातुएँ कार्बनिक रूप से पूरी तरह होती हैं। ठीक है, यौगिक आते हैं। यौगिक के अंतर्गत कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ये इनको इस प्रकार डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये कार्बनिक यौगिक क्या हैं, अकार्बनिक यौगिक क्या हैं, अब ये हम अगले सेशन में बताएंगे। तो हाँ, तो स्टूडेंट हम उसके वर्गीकरण के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और देखते हैं किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है हमारे द्रव्य पदार्थों को। तो हमारे जो हमने पढ़ा था कि द्रव्य पदार्थ 2 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। तो हम भौतिक वर्गीकरण को आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम रासायनिक वर्गीकरण की ओर चलते हैं। तो हम देखते हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को मुख्य 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है जो हमारा भौतिक वर्गीकरण है उसको हम 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, और जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक है,
तो सॉलिड स्टेट के अंतर्गत यानी ठोस अवस्था आती है। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? अब जैसे देखते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी हो गई, लकड़ी चट्टान हो गई, बर्फ हो गई, ईंटा, लोहा हो गया, ठीक है। इस तरह बहुत सारी वस्तुएं आती हैं जो ठोस के अंतर्गत आती हैं, और जो ठोस होते हैं उसके अंतर आणविक बल यानी उसके अंदर उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं मजबूत बलों द्वारा, बंधों द्वारा बंधे होते हैं। इसी कारण वे गति करने में असमर्थ होते हैं और अपनी एक निश्चित आकृति को बनाते हैं, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब हमारी आती है द्रव अवस्था। हाँ, तो हम द्रव अवस्था देख रहे हैं। द्रव अवस्था क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में लिक्विड स्टेज कहते हैं। द्रव वह होती है कि पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। उसे हम क्या कहेंगे? द्रव अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए जल हो गया, एल्कोहल। एल्कोहल यानी कहने का मतलब है, एल्कोहल का मतलब शराब से है। जैसे और दूध हो गया, तेल हो गया आदि होते हैं, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? ये हमारी द्रव अवस्थाएँ हैं, ठीक है। तो द्रव अवस्थाएँ जो होती हैं इनके अंतराणिक बल, आकर्षण बल कम होता है किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में, जिस कारण इसको जिस बर्तन में या पात्र में रखते हैं वह यह उसी का आकार को ग्रहण कर लेती है, यह अवस्थाओं के पदार्थ, ठीक है। तो ये जो अवस्थाओं के पदार्थ होते हैं, जिन पात्रों में इस पदार्थों को यानी द्रवित पदार्थों को जिन पात्रों में रखा जाता है यह उसी के आकार को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, जिसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। अब पदार्थ की हम तीसरी अवस्था में चलते हैं जिसे हम गैसियस स्टेज के नाम से जानते हैं। हाँ, तो हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम अब गैसियस स्टेज में पहुंच गए हैं। पदार्थ की यह तीसरी अवस्था है। तो यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार, आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, जैसे उसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं। गैसीय अवस्था कहते हैं या वह अवस्था हमारी कौन सी अवस्था कहलाएगी? गैसीय अवस्था कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया, वायु हो गई, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गए, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे गैसीय अवस्था हैं। और गैसीय अवस्था के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जब हम किसी गुब्बारे में या किसी गैस या सिलेंडर को जब हम थोड़ा से प्रेस करते हैं, सिलेंडर की जब थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तेज बाहर की ओर उसके अणु गति करते हैं, क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, और जो सिलेंडरों में गैस हवा भरी रहती है वो बहुत प्रेशर से भरी रहती है, जिसके कारण वो तेज़ी से निकलते हैं। अब हम चलते हैं और अब हम देखें कुछ इम्पोर्टेंट के बारे में। तो गैसियस अवस्था होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाष्प और गैस में क्या अंतर है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, अब हम देखने जा रहे हैं वाष्प और गैस में क्या अंतर है, इसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। जब हम लोग कहते हैं ना कि वाष्प है, ये गैस है, तो इसके बीच में अंतर क्या होता है, गैस क्या है, वाष्प क्या है, इसे हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाला पदार्थ गैस कहलाता है, यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जो साधारण अवस्था होती है या कमरे का ताप जिसे हम कह सकते हैं, उसके ताप में यदि कोई पदार्थ गैस में अवस्था में है तो वह हमारी गैस अवस्था कहलाएगी, ठीक है। और अगर हम जब किसी साधारण ताप पर किसी अन्य कोई पदार्थ किसी अन्य अवस्था में या उच्च ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाले पदार्थ को वाष्प कहते हैं। यानी कि कोई अगर ऐसा पदार्थ है जो साधारण कमरे के ताप पर रहता है और गैसीय अवस्था में रहता है तो उसे हम गैस कहेंगे। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ है जो उच्च ताप पर, जो साधारण ताप, जो कमरे के तापमान पर नहीं
उच्च तापमान पर रहता है उसे हम गैस वाष्प कहते हैं। उच्च ताप पर वाष्प के रूप में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है। उच्च ताप होने पर गैस अवस्था में बदलता है तब उसे हम वाष्प कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो हेलो स्टूडेंट, तो हम देखते हैं अब द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन, यानी कुछ द्रव्य की ऐसी अवस्थाएं आती हैं जिनके आंतरिक रूप से परिवर्तन होता है, जिनमें आंतरिक रूप से परिवर्तन होता है पदार्थ द्रव्य के। तो हम देखते हैं द्रव्य के ताप एवं दाब में परिवर्तन करके उसकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा द्रव्य का ताप और दाब होता है, यदि हम कोई पदार्थ है अगर उसे तापमान दे देते हैं तो दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यदि उसमें दाब लगा देते हैं तो वह दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की कौन अवस्था किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम पहला नंबर देखते हैं ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन वह है कि द्रव्य की वह अवस्था जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तन के सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत हम एग्जाम्पल के तौर पर कपूर को देखते हैं। ठीक है, जो हमारा कपूर होता है उसको हम देखेंगे कि जब हम कभी आपने जलाया हो तो वह पहले ठोस अवस्था में रहता है और वह जैसे जैसे जलता जाता है वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ना कि उसे द्रव रूप में पिघलना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसे हम यह ऊर्ध्वपातन का एक अच्छा उदाहरण मानते हैं और यह इसलिए उसे हम ऊर्ध्वपातन के रूप से भी जानते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन वह होता है यानी द्रव्य यहाँ का मतलब कहने का मतलब पदार्थ की वह अवस्था जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर संघनन यानी गलनान। तो यहाँ पर लिखा है कि द्रव्य की वह अवस्था यानी पदार्थ की वह अवस्था जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक यानी संघनन यानी इकट्ठा होना। ठीक है, तो यानी कि गैस से सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाना। जैसे हम वाष्प लेते हैं, ठीक है, वाष्प को जब हम किसी ढक्कन से ढकते हैं तो वह सीधे वाष्प के रूप में छोटे छोटे कण जो होते हैं वह ऊपर चिपक जाते हैं और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम गलनांक या संघनन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो यह हमारा हुआ सेकेंड नंबर। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्या है। तो हम देखते हैं तीसरा नंबर हमारा दिया है वाष्पीकरण क्वथनांक। वाष्पीकरण क्या है, यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है उसे हम क्वथनांक या वाष्पीकरण कहते हैं। तो हम इसे किस प्रकार करेंगे, जब कोई पदार्थ जो होता है द्रव अवस्था में, जैसे हम जल को ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम धीरे धीरे गैस में गर्म करते हैं, ये गैस या किसी आग में गर्म करते हैं जल को, तो वह गैस अवस्था में बदल जाता है। यह द्रव से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं, जिसे हम रासायनिक रूप से क्वथनांक के नाम से जानते हैं। बस इतना हमें याद करना है कि द्रव से गैस अवस्था में बदलना क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, यह इससे भी सरल हेडिंग हो गई। अब आता है चौथा नंबर में देखते हैं क्या होता है। तो चौथे नंबर में ये है कि हिमांकीकरण क्या है। हिमांकीकरण द्रव्य की वह अवस्था जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बदल जाए या उसे बदलना हो या बदल गया हो उसे हम हिमीकरण कहते हैं। यानी द्रव्य की वह अवस्था यानी पदार्थ की वह अवस्था जब कोई द्रवित पदार्थ सीधे ठोस में बदल जाता है
उसे हम हिमीकरण या हिमांकीकरण या हिमांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब कहने का मतलब जैसे हम उदाहरण देख कर समझते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कभी कभी जो द्रव होता है जिसे हम वाटर के नाम से जानते हैं, उसे हम एक बॉटल वाटर लेते हैं। ठीक है, बॉटल में या किसी पात्र में ले लेते हैं तो वह द्रव अवस्था में रहता है, और जब उसको हम फ्रिज में लेकर रख देते हैं तो वह सीधे गैस अवस्था वह सीधे बर्फ अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ बन जाता है, यानी कि हिमांकीकरण हो जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि जब कोई द्रवित पदार्थ सीधे द्रव से अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, वह उसका हिमांकीकरण या द्रव का पदार्थ का हिमांक कहलाता है। ठीक है, इसी में लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्वथनांक और हिमांक। क्वथनांक का कहने का मतलब वाष्पीकरण, जो द्रव से सीधे गैस में बदल जाता है, वह क्वथनांक कहलाता है। और हिमीकरण उसे कहते हैं, या हिमांक उसे कहते हैं जो सीधे द्रव से ठोस में बदल जाता है। ठीक है, उसे हम हिमांक कहते हैं। तो हम अब इसके 5वां नंबर देखते हैं, क्या है गलन। क्या है द्रव्य की वह अवस्था जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाता है या बदल जाती है, उसे हम द्रव का गलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बर्फ़ ले लेते हैं। ठीक है, तो बर्फ़ को हम देखते हैं, वह थोड़ी देर पश्चात वह सीधे द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देती है, जहाँ वह जैसे ही उसे बाहर का तापमान मिलता है, वह सीधे ठोस से सीधे द्रव में बदलना प्रारंभ कर देती है, वह उसका गलन कहलाता है, वह उसे हम गलन कहते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल दे देकर है समझाया गया है। और ये भी कहते हैं कि ये जो हेडिंग्स होती हैं उनको आप नोट्स करते जाइए। नोट्स करने का मतलब ये है कि इनको अगर आप लिख कर याद करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। और देखते हैं पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती हैं, तो आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नोट किए हैं कि भौतिक वर्गीकरण में प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट द्रव्य की 2 अन्य अवस्थाएं हैं जिन्हें साधारण ताप पर नहीं देखा जा सकता। अब यानी कि यहाँ का कहने का मतलब कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं नहीं होती हैं, यहाँ पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें हमें भौतिक वर्गीकरण में हमें साधारण ताप पर 3 अवस्थाएं दिखाई देती हैं और 2 अवस्थाएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, जो कौन सी अवस्थाएं हैं जो नहीं दिखाई देती, एक प्लाज्मा अवस्था, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे पदार्थ की 4थी और 5वीं अवस्थाएं हैं जो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत इनको देखा जाता है। ठीक है, और ये साधारण ताप पर क्या होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो हम अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल रोज़ाना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम रोज़ाना इसी तरह नई वीडियो बनाते रहें।